तो जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में we have a dipole, suppose ये dipole रखा, क्या कर रहे हैं बेटा, हम किसी डाइपोल का बिहेवियर देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा है। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से। ठीक है, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था। अगर एक डाइपोल की बात है तो डाइपोल मतलब ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, याद करो, अभी परसों तो पढ़ा। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगी, ये होगी प्लस क्यू ई। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फोर्स को बोलेंगे माइनस क्यू ई। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर, डाइपोल मतलब डाइपोल के दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के ऊपर एक एक फोर्स लगेगी। वन फोर्स विल बी प्लस क्यू ई, द अदर विल बी माइनस क्यू ई। सो इन a uniform electric field, the dipole is under the influence of two equal and opposite forces। इक्वल एंड अपोजिट का क्या मतलब है, यहाँ इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है बट इन दोनों की डायरेक्शंस जो है वो अपोजिट है। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। द नेट फोर्स acting on the dipole is 0। ठीक है, ये भी आपका देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो यहीं से निकलते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करती है, नो फोर्स, क्योंकि एक जितनी पॉजिटिव है दूसरी उतनी ही नेगेटिव है। अगर हम नेट फोर्स की बात करें, एफ की बात करें, सो दैट वुड बी क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई, इट इज इक्वल टू 0। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में dipole is under the influence of two equal and opposite forces, therefore the net force on the dipole is 0। लेकिन बेटा एक चीज देखो, डायग्राम में आपको दिखेगी, इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे ये फोर्स है, आप एक लाइन बना दो इसी की डायरेक्शन में, ये लाइन हो गई, आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसके लिए भी बना सकते हो ऐसे। इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस आर डिफरेंट। इन दोनों फोर्सेस के जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, देयरफॉर दीज फोर्सेस प्रोड्यूस ए टॉर्क। इन दोनों फोर्सेस के कारण क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के कारण इस डाइपोल में एक टर्न आएगा, डाइपोल में एक ट्विस्ट आएगा, और वो जो ट्विस्टिंग एक्शन ऑफ फोर्स है उसी ट्विस्टिंग एक्शन ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। समझ में आ रहा है कैसे टॉर्क होगा? देखो ये डाइपोल है, एक फोर्स इधर लग रही है दूसरी इधर लग रही है, तो ये दोनों फोर्सेस ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है। बेटा अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट,
और अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होता, मान लो एक फोर्स ऐसे और दूसरी ऐसे होती, तब भी हम बोलते नेट फोर्स जीरो है, तब भी नेट फोर्स जीरो है। लेकिन क्योंकि एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है, लेकिन तब ये डाइपोल घूमता नहीं, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? जब दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। द फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस, एक की लाइन ये है और दूसरे की लाइन ये है। जब दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, देन द फोर्सेस प्रोड्यूस ए टॉर्क। ठीक है, या बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसी को टॉर्क बोला जाता है। तो कितना होगा बेटा टॉर्क? टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज टॉ इक्वल्स टू, दोनों में से कोई भी फोर्स ले लीजिए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 11th में भी हम पढ़ते थे, इसको बोलते थे फोर्स आर्म। टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इनटू फोर्स आर्म। दोनों में से कोई भी फोर्स ले सकते हैं बेटा, हमने मैग्नीट्यूड ही लेना है फोर्स का। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का बराबर है। तो जब भी हम टॉर्क को डिफाइन करेंगे, वी टेक ईदर फोर्स दैट इज Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। देखो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दोनों के बीच में है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोर्स आर्म। So torque is equal to either force into force arm is AN। यहां से ले लो, यहां से भी ड्रॉ कर सकते, कोई यहां से ड्रॉ करेगा वो गलत नहीं है, डिस्टेंस तो बराबर है। ठीक है, और यहां देखो अगर ये डाइपोल है, आपके सामने यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये है डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस मतलब ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ऐसे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -Q से +Q की तरफ, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो इन ट्राइंगल ABN देखो, ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूं, ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इन ट्राइंगल ABN AN divided by AB is sin theta। AN by AB क्या है? So what is AN? AN is equal to AB sin theta। cos theta कहां से आ गया? और ये जो बेटा AB होता है, इसको क्या बोलते थे हम? याद करो, इसको 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डाइपोल लेंथ बोलते हैं, है ना। तो टॉर्क क्या हो गया? QE इंटू AN की जगह क्या लिख लूं? AB की जगह क्या लिखेंगे? 2L sin थीटा। So it becomes QE into 2L sin थीटा, जिससे आपका ये टॉर्क आ जाएगा Q इंटू 2L इंटू E sin थीटा। तो Q इंटू 2L क्या हुआ? याद है, भूल गए? P डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। ये बेटा टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, हम इस एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं, ये नोट करना है तो कर लीजिए पहले। फिर से देखो बेटा, वी हैव कंसीडर्ड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से। कैसे क्रिएट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपको बताया था। हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट लेते हैं और उसके सामने अगर एक नेगेटिवली चार्ज्ड शीट होगी, लार्ज शीट, तो इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले से कंसीडर कर लिया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को इस तरीके से रखा कि जो डाइपोल मोमेंट है P, वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है इसके साथ,
ई की डायरेक्शन के साथ। अब अगर डाइपोल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डाइपोल मतलब दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। क्या पढ़ा था प्रीवियस, बिल्कुल इससे पहले वाली क्लास में, कोई भी चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लिखा हुआ आपने ये परसों का, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब सिंस ये पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, इसलिए जितनी पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगेगी उतनी ही नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगेगी, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन सेम होता अगर ये दोनों लाइंस मिल जाती, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं फोर्स आर्म। और जब भी दो फोर्सेस हैं, कौन सी, टू फोर्सेस विद सेम मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिखना है विद इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन and different lines of action, different lines of action form a couple। ठीक है, दो फोर्सेस, पेयर ऑफ टू फोर्सेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन फॉर्म ए कपल। एंड जो मोमेंट ऑफ कपल होता है, जिसे टर्म इन रोटेशनल मैकेनिक्स मोमेंट ऑफ कपल इज नाउन एज टॉर्क। और कितना होगा ये टॉर्क, पीई साइन थीटा। बेटा थीटा किसके बीच में एंगल है, पी और ई के बीच में ही है। देखो ये ऐसे पी है, ऐसे ई है, तो पी और ई के बीच में ही है एंगल थीटा। इसलिए इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म वी राइट P क्रॉस E, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आपको पता है A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, अगर थीटा एंगल हो तो। इससे ये पता चल रहा है कि जो टॉर्क है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी तो होता ही है हमेशा, टॉर्क इज अ वेक्टर, एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P एंड E। P और E की जो प्लेन होगा, जैसे ये आपको दिख रहा है यहीं पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, P भी इधर है, तो टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर होगा ऐसे। ठीक है, मतलब अगर ये XY प्लेन है तो टॉर्क की डायरेक्शन अलोंग Z एक्सिस होगी। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, ये डायग्राम आपने बनाई हुई है ऑलरेडी, द डायरेक्शन ऑफ torque is perpendicular to the plane of P and E and is given by right hand screw rule। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे पता चलती है, राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन पता चलती है। बेटा अगर थीटा 0 या 180 होगा ना, अगर थीटा 0 या 180 होगा तो टॉर्क विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इफ थीटा इज 0 और 180, टॉर्क इज 0। एंड अगर थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा इज 90, अगर थीटा 90 डिग्री होगा टॉर्क विल बी इक्वल टू पीई। और बेटा ये जो टॉर्क की वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। किसी डाइपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, जब डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे, प्लेस करेंगे, तो उसके ऊपर जो टॉर्क होगा उस टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, बाकी थीटा की कुछ और वैल्यू आएगी तो कम ही आएगी इससे। जैसे अगर थीटा 30 होगा तो ये बनेगा पीई साइन 30, दैट इज पीई बाय 2, साइन 30 1/2 होता है।
0, 180, 90 3 केसेस लिए, बट अदरवाइज थीटा की कुछ भी वैल्यू और भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो जब भी कोई डाइपोल पैरेलल या एंटी पैरेलल है, देखना टॉर्क 0 होगा क्यों, लॉजिकली समझना इसको। मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है कि साइन थीटा 0 होने से टॉर्क 0 हो गया, बट लॉजिकली समझो टॉर्क 0 कैसे हुआ। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया यूनिफॉर्म, ठीक है। थीटा 0 होने का मतलब यह है कि डाइपोल की डायरेक्शन भी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे ही है, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, हो गया थीटा 0, पैरेलल हो गया। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो प्लस क्यू ई इधर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो माइनस क्यू ई इधर। तो इन दोनों फोर्सेस की देखो लाइन ऑफ एक्शन सेम हुआ। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इधर खींच रहा हूँ, आप उधर खींचो, बराबर फोर्स लगाएगा, घूमेगा नहीं, कभी नहीं घूमेगा। अगर मैं इधर और आपकी तरफ से इधर फोर्स लगे तब भी नहीं घूमेगा, घूमेगा तभी अगर मैं ऊपर और यहाँ से कोई नीचे खींचे, उससे क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाता है। थीटा जब 0 होगा तब भी लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, और थीटा जब 180 होगा तब भी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बेटा सेम ही होता है। इसलिए 0 पे भी टॉर्क 0 और 180 पे भी टॉर्क 0। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स 0 होती है, टॉर्क हमारे पास पीई साइन थीटा। इन द सिमिलर वे हम एक एक्सप्रेशन और डिराइव करते हैं, फिर हम दोनों को एक साथ समझेंगे। इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू शेप, साइज, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, हम फोर्स लगाते हैं या वर्क करके उस बॉडी को मोशन में लाते हैं, तो बोलते हैं दैट वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर हम किसी बॉडी को नीचे से ऐसे ऊपर लिफ्ट करते हैं तो बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू mgh, और वो वर्क किस में कन्वर्ट होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसे ही अगर हम किसी बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो वर्क डन in changing the orientation of a body is known as potential energy. किसी बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज करने में जो वर्क करना पड़ेगा, that is called as the potential energy. Let dw be the small amount of work done when बॉडी की जगह यहां डाइपोल लिख दो, क्योंकि यहां तो हम डाइपोल की बात कर रहे हैं। Let dw be the small amount of work done when a dipole is turned through a small angle d theta. सपोज dw वर्क किया किसी भी डाइपोल को d थीटा से टर्न करने में। आपने बेटा जब ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं ना, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क होगा एफ डी एक्स। लेकिन जब हम रोटेशन की बात करते हैं, फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, dx की जगह d थीटा, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर dw इज इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा। dw इक्वल्स टू टाउ इनटू d थीटा।
This is the small amount of work done when a dipole is turned in a uniform electric field. ठीक है, वो हमने कैलकुलेशन की हुई है टॉर्क की. टॉर्क कितना है? PE sin थीटा. Therefore dW क्या हुआ? Therefore dW is equal to PE sin थीटा into d थीटा. ये बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है. जब हम डाइपोल को d थीटा से टर्न कर रहे हैं तो इतना वर्क करना पड़ा. मान लो कोई डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बना रहा है. मैं डायग्राम से बताता हूं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डाइपोल पहले ऐसे पड़ा हुआ है. -q + q θ1 एंगल बन रहा है और हम यहां से इसको टर्न करके ऐसे करना चाहते हैं. मतलब उसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं. अभी वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ2 एंगल बना रहा है. d थीटा से मतलब स्मॉल एंगल से जब उसको टर्न किया तो ये वर्क हुआ. द टोटल वर्क डन in changing the orientation of dipole from θ1 to θ2. डाइपोल की ओरिएंटेशन θ1 से θ2 करने के लिए the total amount of work done is W equals to integration of dW, right? PE तो कांस्टेंट है, sin थीटा d थीटा from θ1 to θ2. Which means W equals to PE sin थीटा की क्या इंटीग्रेशन है? sin थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा होती है, इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होती है और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं θ1 से θ2. ठीक है, इस माइनस साइन को बाहर रख लो जरा. W आपके पास आएगा -PE cos θ2 या एक बार लिख लो पूरा cos थीटा from θ1 to θ2. Therefore W will be equal to -PE cos θ2 minus cos θ1. ठीक है, ये वर्क का एक्सप्रेशन है. इसमें एज ए स्पेशल केस अगर हम ये एज्यूम कर लें कि θ1 जो है वो 90 डिग्री है. ठीक है, ताकि हमारे पास एक नाउन हो जाए एंगल. ऐसे पड़ा था डाइपोल, हमने यहां से ऐसे ले आए, कितना भी ले आए. θ2 को कोई भी वैल्यू बोल सकते हो, मैं θ2 को थीटा ही लेता हूं. तो अभी W कितना बनेगा? -PE cos थीटा minus cos 90. What is cos 90? 90 is 0. तो ये 0 हो गया तो W कितना हो गया बेटा? -PE cos थीटा. इसी वर्क को ये हमने वर्क किसके लिए किया? डाइपोल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन. This work gets converted into potential energy. This work gets converted into potential energy. पोटेंशियल एनर्जी को बेटा U से रिप्रेजेंट करते हैं. सो U इक्वल टू -PE cos थीटा, which means U equal to minus P dot E. जैसे AB cos थीटा is A dot B, AB sin थीटा is A cross B. तो P dot E क्या हुआ? PE cos थीटा ही हुआ. A dot B क्या होता है? AB cos थीटा.
और वैसे भी आपको डायरेक्टली पता भी होना चाहिए, जब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आया ही नहीं। सो यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ये एक्सप्रेशन किसका आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। 90 डिग्री पे डाइपोल था, थीटा से उसकी ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए जो वर्क करना पड़ा दैट इज माइनस पी डॉट ई। और यहीं पे देखो, अगर थीटा 1 0 डिग्री हो, या थीटा थीटा ही अभी हमारे पास, थीटा अगर 0 होगा, cos 0 इज 1, थीटा अगर 0 होगा इसका मतलब ये है u इक्वल टू माइनस पीई। अगर थीटा 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है। देखो थीटा 90 डिग्री मतलब थीटा 1 भी 90 था, थीटा 2 भी 90 हो गया, तो वर्क करना ही नहीं पड़ा क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं हुई, और इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो 0। और अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो u विल बी इक्वल टू cos 180 होता है बटा -1, सो ये होगा माइनस ऑफ माइनस पीई, दैट इज प्लस पीई। जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस पीई है तो ये मिनिमम वैल्यू हुई, और जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्लस पीई है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब बेटा दोनों एक्सप्रेशंस देखना। टॉर्क एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, इट इज पीई साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया, इट इज माइनस पीई कॉस थीटा। अगर बोलूं दोनों के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, टॉर्क और थीटा के बीच में ग्राफ कैसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी और थीटा के बीच में ग्राफ कैसा होगा। देख, अगर मैं थीटा इधर लेके बोलूं इधर टॉर्क है, ग्राफ बनाओ, थीटा इधर लेके इधर पोटेंशियल एनर्जी है, ग्राफ बनाओ। बेटा साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होती है, बट जब 0 होगा, जब थीटा 0 है तो साइन थीटा विल बी 0, टॉर्क 0। फिर 90 पे मैक्सिमम, जहां जहां आपको ये साइन एक्स दिखे या साइन थीटा दिखे, द ग्राफ इज लाइक दिस, इसको बोलते हैं साइन वेव। अगर यहाँ प्लस पीई होता तो यहां से स्टार्ट करते, माइनस पी ही, ठीक है, आप खुद चेक कर लो। यहाँ थीटा 0 है, टॉर्क विल बी 0, यहाँ 90 है, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। 270 होगा तो ये माइनस पीई होगा। यहाँ 0 पे देखो क्या वैल्यू आई थी, अभी लिखा था माइनस पीई, और 180 पे क्या वैल्यू आएगी, प्लस पीई। एक सिमिलरिटी क्या है, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू भी प्लस पीई है, और पोटेंशियल एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू प्लस पीई है, और उनकी मिनिमम वैल्यू दोनों की बराबर है, लेकिन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। मतलब एक अगर साइन वेव है तो दूसरी नेगेटिव ऑफ कॉस है। सिर्फ कॉस नहीं बोल सकते, नेगेटिव ऑफ कॉस का ये मतलब है कि माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनाना है। बेटा अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो टॉर्क 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई, और ये पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है। अगर थीटा 90 डिग्री है, टॉर्क की वैल्यू है प्लस पीई, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। वही स्पेशल केसेस मैंने दोबारा से
अगर थीटा 180 है, टॉर्क 0 है और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखना एक चीज, हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और पहली लाइन क्या लिखी थी, टोटल फोर्स 0। यहाँ टॉर्क भी 0 हो गया, यहाँ भी टॉर्क 0 हो गया, फोर्स पहले से ही 0 है, तो इन दोनों केसेस को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, तो मतलब कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। बेटा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, आपको पहले भी बताया था, फिर से बता दूंगा अगर आप बोलोगे तो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। है तो इक्विलिब्रियम बट इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, विच मीन्स कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, देखो ऐसे एक बाउल की हेल्प से मैं समझाता हूं हमेशा आपको, ये एक बाउल है और इसके बॉटम पे एक बॉल पड़ा हुआ है, यहाँ एक बॉल है और ये बॉल रेस्ट पे है यहाँ, तो रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम है, लेकिन नीचे पड़ा है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर मैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके ऊपर ले जाता हूँ तो ये वापस आ जाता है। जब डिस्प्लेस करके वापस वहीं आने की कोशिश करे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन ऐसे देखो, अगर यही बाउल में उल्टा कर दूं और अब मैं बॉल यहाँ रख दूं और अब डिस्प्लेस करूं तो आएगा क्या वापस? अब मैं अगर इधर उधर ले जाऊं तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इसकी हाइट मैक्सिमम है, मतलब यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो जब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो उसकी टेंडेंसी होती है उसको अटेन करने की, मतलब यहाँ से डिस्टर्ब करोगे वापस आने की कोशिश करेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वो वहां से वापस नहीं आता। जब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, याद रखना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। पोटेंशियल एनर्जी जब 0 होगी तब इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, क्योंकि टॉर्क 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन आपने याद रखना है, कब स्टेबल है और कब अनस्टेबल है। दूसरे बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख दिया, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2 इज क्या था, माइनस PE, याद करो, cos θ2 माइनस cos θ1। इसी का स्पेशल केस ले लिया था कि अगर θ1 90 और θ2 को थीटा ले लें। लेकिन अगर हम स्पेशल केस की नहीं बात करें, खाली वर्क की बात करें, तो ये वर्क का एक्सप्रेशन है। इसी वर्क के एक्सप्रेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं दैट W इक्वल्स टू PE, ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बिकम cos θ1 माइनस cos θ2, बोल सकते हैं सर। बेटा ये माइनस यहाँ ले जाओगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसको पहले लिख दिया। जैसे माइनस ऑफ B माइनस A है तो वो A माइनस B तो हुआ। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन क्यों जरूरी है, अगर आपको वर्क फाइंड करना है, θ1 और θ2 दोनों दिए हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है। जैसे एक डाइपोल पहले 30 डिग्री एंगल बना रहा था, हमने टर्न करना है ताकि अब वो 60 बनाए, तो cos 30 माइनस cos 60, कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। या कई बार क्या होगा ना, θ1 θ2 नहीं गिवन होगा, आपको खुद आइडिया लगाना है। जैसे कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक डाइपोल है जिसे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट करके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ले जाना है, टर्न करना है। कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन।
स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की जब बात करेंगे, आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा कितना होता है? 0, अभी बताया, थीटा 1 0। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा 2 इज 180। तो इसका मतलब हमने 0 to 180 ले जाना है। तो ये नहीं है कि आप यहाँ 0 - 180 कर दो, ये कॉस भी है साथ में, तो वर्क विल बी इक्वल टू पीई इंटू cos 0 माइनस cos 180। बेटा जो cos 0 है वो 1 होता है, cos 180 इज -1, सो 1 + 1 हो गया 2, W विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीई। ये आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना करो, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ और एरिया वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट कल से। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो डाइपोल के ऊपर फोर्स तो नहीं बट टॉर्क होता है, फोर्स 0 होगी। ऐसे ही अगर कोई डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ तो डाइपोल के ऊपर फोर्स भी होगी और टॉर्क भी होगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम। यहाँ नेट फोर्स 0 क्यों आई थी? क्योंकि दोनों बराबर थे। अब इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग और इधर वीक हुआ तो यहाँ ज्यादा फोर्स लगेगी, यहाँ कम लगेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी होती है, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ टॉर्क होता है। ठीक है, दैट्स ऑल।